देखिए, एमके गुप्ता एक बैंक का एम्प्लॉय था। ईयर 1988 के टाइम पे ये नॉर्मल पंटर था। देखिए, जो लोग मैच में पैसा लगाते हैं उनको पंटर बोला जाता है। तो एमके गुप्ता बैंकिंग आवर्स में जॉब करता था और उसके बाद पैसे लगाता था। ये काफी टैलेंटेड था और पढ़ा लिखा था, जो कि इस फील्ड में बहुत ही कम मिलते हैं। तो इसकी काबिलियत को अंडरवर्ल्ड ने पहचान लिया और इसको एक अलग सा काम दिया। इसको काम दिया गया कि जो लोकल मैच होते हैं इंडिया के अंदर, जैसे रणजी वगैरह, इनको जाके देखो, इसमें से जो टैलेंटेड प्लेयर्स लग रहे हैं, आगे खेल सकते हैं इंडिया के लिए, उनसे नजदीकी बढ़ाओ ताकि आगे चल के हमारे काम आ सके। और एमके गुप्ता बिल्कुल एज इट इज करता है। वो लोकल मैचेस जितने भी होते थे उनको देखने जाने लगा। 1988 में दिल्ली के अंदर रामचरण अग्रवाल टूर्नामेंट हो रहा था, जिसमें अजय शर्मा नाम का एक यंग प्लेयर था। वो काफी अच्छा खेल रहा था उस टाइम पे और काफी टैलेंटेड था, लेकिन काफी गरीब परिवार से था। तो इस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद एमके गुप्ता उससे जाके मिलता है, बात करता है, उसको कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और 2000 रुपए भी देता है और कहता है कि कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। इसके बाद जो किट वगैरह होती थी, जितनी भी फाइनेंशियल हेल्प होती थी, एमके गुप्ता जो था वो उसको टाइम टू टाइम करता था। और 2 साल बाद यानी कि 1990 में अजय शर्मा का इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाता है। और जैसे ही अजय शर्मा का सिलेक्शन होता है, सेम सीरीज जो न्यूजीलैंड में हो रही थी, उसी सीरीज से अजय शर्मा एमके गुप्ता को इन्फॉर्मेशन देने लगता है और दोनों पैसा कमाते हैं। और जब ये न्यूजीलैंड का टूर चल रहा था, उस पर्टिकुलर टाइम पे अजय शर्मा का जो रूममेट था वो था मनोज प्रभाकर। अजय ने जो स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से अजय कह रहा था कि वो तो नया था, उसको सारी इंफॉर्मेशन मनोज प्रभाकर बताते थे। सीबीआई की रिपोर्ट में लिखा था कि मनोज प्रभाकर को चौड़े टायर वाली मारुति जिप्सी चाहिए थी। तो एमके गुप्ता ने कहा कि अगर वो अरविंदा डिसिल्वा से मिलवा देंगे तो वो जिप्सी उनको मिल जाएगी। और आगे चल के वो ऐसा ही करते हैं, वो मिलवा देते हैं और उनको वो जिप्सी मिल जाती है। अब जब सीबीआई की इंक्वायरी मनोज प्रभाकर पे पड़ी तो उसमें उन्होंने कहा कि 1992 में जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज वाली डील हुई थी, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे और 1994 के सिंगर कप में कपिल देव ने 25 लाख का ऑफर दिया था मैच हारने के लिए। और आगे चल के 1991 में दिल्ली बॉम्बे रणजी ट्रॉफी का जो क्वार्टर फाइनल था उसको भी फिक्स करवाया। दिल्ली जानबूझ के हार गई, अजय शर्मा भी उस टाइम पे दिल्ली की टीम में था, तो और आसानी हो गई थी। अब इंक्वायरी में इन्होंने आगे ये बताया, अजय शर्मा को मोहम्मद अजरुद्दीन बताते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड एक फैशन शो करवा रही है, उसके लिए उनको 1 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत है। अजय शर्मा ने कहा कि एक आदमी है एमके गुप्ता नाम का, वो इतने पैसे का अरेंजमेंट करा सकता है। इसके बाद अजय शर्मा जो थे वो अजरुद्दीन और एमके गुप्ता की मीटिंग फिक्स कराते हैं ताज पैलेस दिल्ली में। और एज पर सीबीआई रिपोर्ट इस मीटिंग में अजरुद्दीन कहते हैं कि मैं एग्जैक्ट मैच बता दूंगा कि कौन सा इंडिया हारेगी और कौन सा जीतेगी। और इस डील के लिए अजरुद्दीन को 50 लाख रुपए एडवांस मिल जाते हैं और 50 लाख रुपए काम होने के बाद मिलते हैं। सीबीआई की इंक्वायरी में एमके गुप्ता ने बताया कि अजरुद्दीन ने कंफर्म बोला था कि इंडिया टाइटन कप हारेगी, उसके हिसाब से मैच पे पैसे लगे थे। मैच शुरू होता है, अजरुद्दीन 1 रन पे आउट हो जाते हैं, अजय जडेजा रन आउट हो जाते हैं। सब कुछ एज पर प्लान चल रहा था, लेकिन सचिन तेंदुलकर अकेले ये पूरा का पूरा मैच जिता देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है इन फिक्सर्स का। इनफैक्ट इस पूरे प्रोसेस में जहां फिजियो तक शामिल था, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देके पैसे लेने के लिए, जिसमें सचिन तेंदुलकर और सनत जयसूर्या ने साफ मना कर दिया था ऐसा कुछ भी करने को। सीबीआई ने सचिन तेंदुलकर को भी बुलाया था, तो वहां पे सचिन ने कहा कि अजरुद्दीन अपना 100% नहीं दे रहे थे, टीम की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था स्लो खेलने के लिए। उसके बाद भी मनोज प्रभाकर और नयन मोंगिया बिना किसी वजह के स्लो खेल रहे थे, जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर मैच के बाद उनसे गुस्सा भी हो गए थे और उनसे बात भी करना बंद कर दी थी। ये सारी पूछताछ करके सीबीआई ने अजरुद्दीन को बुलाया। एज पर सीबीआई शुरू में तो अजरुद्दीन ने मना किया, ये सब कुछ भी नहीं किया उन्होंने ऐसा बोला। और जब सीबीआई ने प्रॉपर्टीज के पेपर दिखाया, कार की लिस्ट दिखाई और कहा कि बगल वाले रूम में एमके गुप्ता बैठे हैं, अगर आप नहीं मानोगे तो उनको बुला के हम सामने कंफर्म करा देते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अजरुद्दीन मान गए। और यही नहीं, सीबीआई ने अजरुद्दीन के कॉल रिकॉर्ड वगैरह भी निकलवाए। अजरुद्दीन के कॉल इन सारे सट्टा लगाने वालों के पास गए थे और ये जितने भी पैसा लेके मैच फिक्स करते थे, ताज पैलेस होटल में एक लॉकर खुलवा रखा था जहां पे लोग कैश जमा करते थे। ये चीज एमके गुप्ता ने भी कंफर्म की और जो होटल का स्टाफ था वहां पे, उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया। और दिल्ली पुलिस ने बताया कि कई बार ऐसा भी हुआ कि मैच के दौरान अजय शर्मा अजरुद्दीन को कई बार कॉल करते थे। 21 मार्च 2000 को शारजा कप था, जिसमें इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में, जिसमें अजय ने अजहर को 5 कॉल की और 5 दिन बाद एक और मैच था, उस टाइम पे 7 कॉल की। और इसमें 1-2 लोग नहीं थे, इसमें कई सारे लोग थे जो मैच फिक्सर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। जैसे अजय जडेजा ने चेन्नई के सट्टेबाज उत्तम चंद जैन, जिसको टोपी बुलाते थे, उसके साथ जो इंफॉर्मेशन देके फिक्सिंग की। कॉल बाय कॉल डिटेल्स हैं, एक बार आप पॉज करके पढ़ लेना। बाकी ये सारे पंटर के नाम और एड्रेस हैं जो इनसे कोऑर्डिनेट करके पैसे लगवाते थे, और ये सटोरी थे टोटल जो पैसा लगवाते थे। बाकी ये फॉरेन प्लेयर्स के साथ कैसे पैसे ट्रांसफर हुए और कितने हुए उसकी लिस्ट ये है। सारी इंक्वायरी होने के बाद अक्टूबर 2000 में सीबीआई ने 75 पेजेस की
की रिपोर्ट बनाई और उसको यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर सुखदेव सिंह ढींडसा को सबमिट करती है। इसमें सीबीआई इस नतीजे पर पहुंचती है कि बड़े लेवल पे मैच फिक्सिंग हो रही थी, जिसमें सीबीआई ने 5 इंडियन प्लेयर्स और 9 इंटरनेशनल प्लेयर के नाम लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर मनोज कुमार मुखर्जी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश साल्वे ने कहा ये जो केस सीबीआई ने बनाया है ये केस स्टैंड नहीं कर पाएगा कोर्ट में, क्योंकि एक्चुअल में इसको लेके प्रॉपर लॉ ही नहीं है इंडिया में। जो पूरी रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके हिसाब से 4 केस बनाए जा सकते हैं इनके ऊपर। पब्लिक एक्ट 1867 सट्टा खेलने के लिए, सेक्शन 120A आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, सेक्शन 415 आईपीसी चीटिंग के लिए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 करप्शन के लिए। लेकिन जितने भी एक्ट बताए जा रहे थे ये लोग कोई सट्टा तो खेल नहीं रहे थे, ना ही कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। चीटिंग का केस भी कोर्ट में प्रूव करना आसान नहीं था। कोई स्लो खेल रहा है, वो जानबूझ के खेल रहा है या कैसे खेल रहा है, इस चीज को लेकर सजा दिलवाना आसान नहीं था, जिस हिसाब से सबूत प्रेजेंट किए थे सीबीआई ने। करप्शन एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता था क्योंकि ये लोग कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। लेकिन इसमें दिमाग लगा के अजरुद्दीन और अजय शर्मा को सजा दिलवाने की कोशिश हुई, क्योंकि अजरुद्दीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे और अजय शर्मा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में। लेकिन आगे चल के वो भी हल्के पड़ गए, क्योंकि इन्होंने जो डिसऑनेस्टी की थी वो एज अ पब्लिक सर्वेंट नहीं की थी, बल्कि बीसीसीआई के प्लेयर बनके की थी, इसलिए ये भी हल्का पड़ गया। इसलिए आप देखोगे जब भी फिक्सिंग का केस होता है कोर्ट में, एविडेंस हल्के पड़ जाते हैं और ये लोग बच जाते हैं। बस बीसीसीआई का बैन लग जाता है, उसके बाद ये लोग रियलिटी शो वगैरह करते हैं, लेकिन ये जेल नहीं जा पाते। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाने की कई बार बात हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपकी गली में कोई पत्ते खेलते पकड़ा जाता है, जिस लेवल की सजा उसको होती है, सेम उसी लेवल की सजा ये जो करोड़ों रुपए की फिक्सिंग करते हैं उनके ऊपर भी होती है। जब सीबीआई की रिपोर्ट सबमिट हुई तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जिन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया, उन्होंने कहा कि द लॉ अपीयर्स टू बी हेल्पलेस बिफोर दिस क्रिकेटर्स। ये जो इंसिडेंट हुआ सब कोर्ट में तो बच गए, लेकिन बीसीसीआई को पता था इन्होंने क्या किया था, इसलिए इनके ऊपर बैन लगा दिया गया।